गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम सीए इंटर के लिए जीएसटी पढ़ रहे हैं और आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है तो भी ये नोट्स और ये मॉड्यूल आपके लिए रेलेवेंट है। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही पढ़ रहे हैं। हम डेफिनेशन कवर कर रहे थे सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर नंबर 2 में। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम को हिंदी में बोलते हैं वाद योग्य दावे, यानी जिनके अगेंस्ट में आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। तो पहले हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्यों दे रखी है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट मतलब लोन। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके लिए कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी गई है, बिना गिरवी रखे आपने किसी को कुछ उधार दिया है तो वो अनसिक्योर्ड डेट है। एक होता है सिक्योर्ड डेट, जैसे आपने किसी को लैंड गिरवी रखी अपनी और लोन लिया, तो ये लोन हो गया सिक्योर्ड, क्योंकि कल को अगर कोई लोन नहीं पे करेंगे आप ये वाला, तो आपकी एसेट को बेच के वो लैंडर अपना पैसा रिकवर कर देगा। तो ऐसे लोन को तो बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और जब कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती है किसी लोन के लिए, यानी आपने उधार दिया है किसी को, उधार कैश में भी दे सकते हैं, राइट, कोई वस्तु भी दे सकते हैं, यानी आप क्रेडिट सेल भी कर रहे हैं, किसी को उधार सामान बेच रहे हैं और कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखवा रहे, वो भी अनसिक्योर्ड डेट है, राइट। तो मान लीजिए मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल किया मिस्टर बी को। क्रेडिट सेल तो समझते हैं आप उधार, क्रेडिट सेल यानी उधार सामान बेचा है मिस्टर बी को। तो ए के पास राइट है कि वो बी से पैसा ले सकता है। सपोज 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 2 मंथ्स का, राइट। 2 महीने की उधार बेची है इसने सामान मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। अब मान लीजिए मिस्टर ए को भी पैसे देने हैं मिस्टर सी को, तो इसने बी से क्या बोला कि ऐसा मत कर, मुझे मत देना पैसे, मेरे बिहाफ पर आप सी को पेमेंट कर देना। यानी अपना पैसा लेने का राइट, आपके पास एक राइट था, अधिकार था कि आपको बी से पैसे लेने, पर आपने कहा बी को कि भाई मुझे मत देना, सी को देना। तो आपने अपना राइट ट्रांसफ़र कर दिया, आपने अपना कोई राइट ट्रांसफ़र किया। ये कोई वस्तु तो है नहीं, तो एक सर्विस है, आपने इंटेंजिबल वे में अपनी कोई चीज़ किसी को ट्रांसफ़र कर दी। तो क्वेश्चन उठता है क्या यहाँ जीएसटी लगेगा, क्योंकि जीएसटी सर्विसेज पे भी लगता है और गुड्स पे भी लगता है। तो इसलिए डेफिनेशन दी गई है कि जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं, जो अनसिक्योर्ड डेट होते हैं, क्या जब कोई पर्सन उन्हें ट्रांसफ़र करेगा, किसी को देगा, तो क्या उस पर भी उसे जीएसटी देना होगा। तो कोर्ट ने बोला, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर आप लॉटरी की टिकट बेचते हैं, लॉटरी बैटिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं। गैम्बलिंग एक ब्रॉड वर्ड है, ठीक है, जिसमें आपका बैटिंग भी क्या है, इंक्लूड है। लॉटरी तो समझते हैं कोई कोड होता है, कोई टिकट होता है, अगर वो टिकट या कोड आपके नाम पे खुलता है और आपने वो लॉटरी का टिकट ले रखा है तो आपको प्राइज़ मनी मिल जाती है, वो तो लॉटरी हो गई। बैटिंग जनरली एक शर्त होती है, आप बैट लगाते हैं, जनरली रेस में लगाई जाती है, यानी कोई हॉर्स रेस हो रही है, कोई कैमल रेस हो रही है, कोई भी रेस हो रही है, तो आप उस हॉर्स पे बैट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि अगर वो हॉर्स जीत गया तो आपको प्राइज़ मनी मिलेगी। और गैम्बलिंग तो ईजी है, जुआ, कि अगर कोई इवेंट होगा, ठीक है, तो उसके बदले अगर वो इवेंट होता है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए इज़ अ क्रिकेटर, मिस्टर ए क्रिकेटर है, आपने शर्त लगा दी कि मिस्टर ए अगर मान लेते हैं 100 रन बना लेगा, शतक लगा देगा, तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। आपने किसी के साथ शर्त लगा ली, गैम्बलिंग, राइट। तो गैम्बलिंग, बैटिंग और लॉटरी, ये 3 एक्टिविटी अगर आप करते हैं, मान लीजिए मेरे पास लॉटरी का टिकट है, ठीक है, कोई मिस्टर ए है, उसको ऐसे समझ लेते हैं, मिस्टर ए लॉटरी के टिकट बेचता है, लॉटरी के टिकट बेच रहा है और मनी कलेक्ट कर रहा है। सपोज ने 10 लाख के लॉटरी के टिकट बेचे, तो लॉटरी का टिकट बेच दिया, तो ये अनसिक्योर्ड डेट है, एक्शनेबल क्लेम का पार्ट होगा। क्योंकि अगर आप अपना लॉटरी का टिकट बेच, वैसे एक के पास है वो लॉटरी के टिकट, पर वो किसी को दे रहा है और इसके बदले पैसे चार्ज कर रहा है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि जो एक्शनेबल क्लेम है, सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा, केवल लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, 3 एक्शनेबल क्लेम पर ही आप जीएसटी लेंगे। यहाँ जो मैंने बताया था कि जो क्रेडिट सेल का आपने राइट बेच दिया मिस्टर सी को, यहाँ पे नहीं लगेगा जीएसटी, केवल 3 एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि कुछ गिरवी तो रखवाया नहीं, अपनी लॉटरी का टिकट बेचा है बस और अमाउंट मनी कलेक्ट की है। तो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, केवल 3 ही एक्टिविटी जीएसटी के दायरे में आएंगी, 3 ही एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के दायरे में आएंगी। अगर आपके पास कोई और एक्शनेबल क्लेम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, भले आप वो किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तब भी।
क्लियर। तो अगर हम शॉर्ट में ब्रीफ करें तो एक्शनेबल क्लेम एक ऐसा क्लेम है एक जिसमें आप कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाते, किसी से कोई गिरवी नहीं रखवाते चीज़, और आपके पास एक राइट होता है मनी कलेक्ट करने का, तो वो एक्शनेबल क्लेम है। अगर वो पैसा नहीं देगा बंदा तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, यानी कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है आपके राइट को, प्रोटेक्ट करता है आपके राइट को, राइट। पर सारे एक्शनेबल क्लेम जो है वो नहीं है, जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। केवल लॉटरी टिकट बेचना, बैटिंग करवाना, यानी कोई पर्सन है मिस्टर ए, वो हॉर्स पे बैट लगवा रहा है और आपसे मनी कलेक्ट कर रहा है, इसके लिए पैसे तो लेगा ही बैट लगाने के लिए, शर्त लगाने के लिए, तो और कोई गैम्बलिंग एक्टिविटी हो रही है तो इन पे जो भी प्राइज मनी कलेक्ट कर रहा है पर्सन वो जीएसटी देगा। यानी केवल लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग 3 ही एक्शनेबल क्लेम है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब तो अनसिक्योर्ड डेट होता है, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई और फिर आप किसी से कोई अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, किसी को राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग 3 ही एक्टिविटी ऐसी हैं जिन पर जीएसटी लगेगा। इनके अलावा और किसी अनसिक्योर्ड डेट पर जीएसटी नहीं लगेगा। अनसिक्योर्ड डेट मतलब एक्शनेबल क्लेम। एक वर्ड होता है प्लेज और एक वर्ड होता है हाइपोथिकेशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? और एक होता है मोर्गेज वर्ड। मोर्गेज, इन तीनों का मतलब ही है कि कोई चीज़ गिरवी रख के आपने लोन लिया है। मोर्गेज वर्ड हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आएगा, ध्यान से सुन लें। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो समझते हैं लैंड और बिल्डिंग। अगर आपने कोई लैंड और बिल्डिंग गिरवी रख के लोन लिया है तो उसे मोर्गेज बोलते हैं कॉमर्स लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में। ये मोर्गेज है कि आपने वो मोर्गेज की है प्रॉपर्टी और उसके अगेंस्ट में कोई लोन लिया है। वो कोई लैंड भी हो सकती है और कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, तो मोर्गेज लोन हुआ, राइट। तो ये अनसिक्योर्ड डेट नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन लिया है, तो ये एक्शनेबल क्लेम का पार्ट नहीं है। हाइपोथिकेशन और प्लेज की बात करते हैं, ये दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी पे होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी तो आप समझते हैं जिन्हें इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे गोल्ड है आपके पास और आपको पैसे की ज़रूरत है, ज्वेलरी या गोल्ड है, तो आप बैंक में जाएंगे और गोल्ड रख कर आपको लोन मिल जाएगा। गोल्ड लोन तो आपने सुना होगा कि आप गोल्ड देंगे बैंक को, फिर बैंक आपकी गोल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उसके हिसाब से जो उसकी पॉलिसी है उतने अमाउंट का अगेंस्ट गोल्ड आपको लोन देगा। और कल को अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो वो जो गिरवी रखा है आपने अपना गोल्ड, वो बैंक बेच के अपना लोन रिकवर कर सकता है। तो अब क्वेश्चन होता है प्लेज हुआ या हाइपोथिकेशन हुआ, राइट। तो प्लेज में क्या होगा, जो गोल्ड आपने दिया वो बैंक के पास है ना, आपको थोड़ी यूज़ करने देगा बैंक, जब तक आप लोन नहीं चुकाएंगे गोल्ड वापस नहीं होगा, तो इसे प्लेज बोलते हैं, राइट। जिसमें कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आप लेंडर को देंगे और लेंडर रिटेन करेगा उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, वो आपको तभी वापस करेगा जब आप पूरे अमाउंट का पेमेंट कर देंगे लोन का, तो उस लोन को हम, उस मूवेबल लोन को बोलते हैं प्लेज। और हाइपोथिकेशन में क्या होगा, जैसे मिस्टर ए है, इसके पास कार है और मिस्टर बी एक लैंडर है, इसका फ्रेंड है, ये मिस्टर ए बी को बोलता है मुझे लोन की ज़रूरत है। तो मिस्टर बी कहता है ठीक है, तुम्हें कार के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। कार इसने गिरवी रख ली, राइट। कार के पेपर, नॉट कार, राइट। तो कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है। पर मिस्टर बी कहता है यूज़ तुम ही करते रहो, कोई बात नहीं, कार अपने पास रखो, बस कार के ओरिजिनल पेपर मुझे दे दो ताकि तुम उसे बेच ना पाओ क्योंकि मेरा लोन पेंडिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मिस्टर बी ने उधार दिया मिस्टर ए को पैसा, पर कार की चाबी नहीं रखी अपने पास, कार मतलब फिजिकली कार को अपने अंडर में नहीं रखा। तो ऐसे तरह के लोन को आप बोलेंगे हाइपोथिकेशन, जिसमें बोरोअर उस असेट का यूज़ भी कर सकता है जिसके बदले वो लोन ले रहा है। कोई मशीन भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी, पर मूवेबल नेचर की होनी चाहिए। मूवेबल मतलब जिसे ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आई होप तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फटाफट समराइज़ कर लेते हैं। मॉर्गेज वर्ड तभी आएगा जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी दो ही होती है, लैंड और बिल्डिंग, जो परमानेंट अटैच होती है ज़मीन से, उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले रहे हैं तो उसके लिए या तो प्लेज वर्ड आएगा या हाइपोथिकेशन वर्ड आएगा, डिपेंड करेगा लोन की कैटेगरी। अगर जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी और लैंडर ने अपने पास रखी, वो असेट आपको तभी वापस करेगा जब आप पूरा लोन चुका देंगे, तो उस तरह की लोन को प्लेज बोलते हैं कि आपने प्लेज कर दी वो प्रॉपर्टी। और हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि वो लैंडर रिटेन नहीं करेगा आपकी वो असेट जिसके बदले आप लोन ले रहे हैं। असेट तो आप ही यूज़ कर सकते हैं पर उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंडर के पास में होते हैं और फिर आपको लोन का अमाउंट पे करना होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक्शनेबल क्लेम एक अनसिक्योर्ड डेट होता है। अगर आप अपना अनसिक्योर्ड डेट भी किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जीएसटी के दायरे में आता है। पर 3 ही एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। एक तो लॉटरी के टिकट बेचना, बैटिंग के लिए हेल्प करवाना और गैम्बलिंग। इनके अलावा कोई एक्शनेबल क्लेम है यानी अनसिक्योर्ड डेट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं।
एक्शनेबल क्लेम, वाद योग्य वादे मतलब दावे, वाद योग्य दावे मतलब दावे मतलब सूट फाइल करना। आप इनके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं अगर सामने वाला पर्सन पैसे देने से मना करता है। मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट, यानी कोई लोन का क्लेम है आपके पास, आप कोई क्लेम करते हैं। अदर देन, देखिए अदर देन लिखा हुआ है, डेट सिक्योर्ड बाय मोर्गेज, यानी वो सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए। कोई मोर्गेज नहीं किया आपने वो प्रॉपर्टी, कोई हाइपोथिकेशन नहीं हुआ है, हाइपोथिकेशन पढ़ चुके हैं आप, जिसमें लैंडर यूज़ कर सकता है असेट को और मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है हाइपोथिकेशन। प्लेज में आप जो गोल्ड है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी, वो लैंडर को दे देते हैं और फिर उस लोन को यूटिलाइज करते हैं। जब तक लोन नहीं चुकाते प्रॉपर्टी वापस नहीं होती। तो प्लेज, तो जो मॉर्गेज वर्ड है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे आएगा, हाइपोथिकेशन प्लेज वर्ड आएंगे मूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो ये तो सिक्योर डेट हो गई। सिक्योर डेट की बात नहीं कर रहा है, अनसिक्योर डेट होता है एक्शनेबल क्लेम। और एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, आपका कोई इंटरेस्ट हो सकता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में, नॉट इन द पोजीशन, भले वो प्रॉपर्टी अभी आपकी पोजीशन में नहीं है, आइदर एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट विच द सिविल कोर्ट, जिस पे कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ। अगर सामने वाला पैसा देने से मना करता है तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं। मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा किसी कंपनी का और मुझे लॉटरी लग गई, तो फिर मैं, अगर वो कंपनी मना करती है देने से, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, राइट। कोर्ट मुझे रिलीफ देगा, मतलब डिसीजन दिलवाएगा कि हाँ इन्हें पैसा मिलना चाहिए। वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंस, चाहे वो इंटरेस्ट अभी आपके पास एग्जिस्टेंस है, मतलब सच में वो लॉटरी का टिकट है, एक्रू, या वो कोई कंडीशन पूरी करने पे आपको राइट मिलेगा, या कोई कंडीशन है और कंटिजेंट है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ऑफ द CGST एक्ट रीड विद रूल सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तो नहीं है आपके कोर्स में, एक एक्ट है जिसमें लिखा होता है कि कैसे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो ये होता है एक्शनेबल क्लेम, राइट। एक्शनेबल क्लेम को नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो अनसिक्योर डेट है। अनसिक्योर डेट वो डेट जिस पे आपने कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखवाई है और किसी को लोन दिया है या कोई सामान बेचा है, और कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है उसको कि अगर सामने वाला पैसे देने से मना करता है तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं और अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। एट प्रेजेंट 3 ही एक्शनेबल क्लेम पे GST लगता है, राइट, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। अब आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन दे रखी है, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन दे रखी है। आप पढ़ चुके हैं कि अभी भी कुछ प्रोडक्ट GST में नहीं आते हैं, उन पे वही पुराने लगते हैं। आप पहला वीडियोस देख सकते हैं। एक तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी को मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी या प्रोडक्शन टैक्स बोलते हैं, राइट। तो एक्साइज ड्यूटी कब लगती है, किसी प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अभी ये GST में क्यों दे रखी है डेफिनेशन, ऑब्वियसली मैं जब कोई मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा और अब आप उसे सप्लाई करेंगे तो उस पर भी GST लगेगा। तो मैन्युफैक्चर मींस प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कोई कच्चा सामान है आप उसे प्रोसेस कर रहे हैं, कोई इनपुट है उसे प्रोसेस कर रहे हैं इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, दैट रिजल्ट इन इमरजेंस, इमरजेंस मतलब जिससे जनरेट होगा न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चर का मतलब ये होता है कि न्यू प्रोडक्ट आपने जनरेट किया है। हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, जिसका डिफरेंट नेम है, कैरेक्टर है, मतलब आइडेंटिटी है, एंड यूज़ है। एंड द टर्म मैन्युफैक्चर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली, सेक्शन 2 क्लॉज 72। और मैन्युफैक्चर को उसके अकॉर्डिंग ही समझा जाएगा। यानी मैन्युफैक्चर का वर्ड, मैन्युफैक्चर का मीनिंग क्या हो, एक डिफरेंट प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आना चाहिए जिसका डिफरेंट कैरेक्टर हो और डिफरेंट यूज़ हो, यूज़ भी बदलना चाहिए, राइट। तो अब क्वेश्चन होता है असेंबल करना भी मैन्युफैक्चर होगा क्या। सपोज मैं कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर बना सप्लाई करता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो मैं माउस किसी और से लेता हूँ, किसी और कंपनी का है, सपोज कीबोर्ड किसी और कंपनी का है, राइट, की मॉनिटर किसी और कंपनी का है। तो मैं इन तीनों चीज़ों को अलग अलग मैन्युफैक्चर से ख़रीदता हूँ पहले, फिर इन तीनों को असेंबल करके डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से बेचता हूँ। तो क्या ये भी मैन्युफैक्चर माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, ठीक है। एज मैन्युफैक्चरिंग मतलब वही नहीं है कि कोई रॉ मटेरियल का अच्छा सामान का, कोई भी इनपुट हो सकता है, ये इनपुट है मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने के लिए। तो आपने माउस की मतलब कीपैड, मॉनिटर, इनको अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो कोई अब इन्हें कंप्यूटर ही तो बोलेगा, अलग से माउस, कीपैड और मॉनिटर थोड़ी बोलते हैं, राइट। हाँ, जब ये चीज़ें अलग अलग रखी हुई हैं तब तो आप इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, माउस है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है। पर जब कोई इन्हें असेंबल कर देता है तो उसका नाम बदल गया, अब इन तीनों को कंबाइंडली बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक डिफरेंट नाम हुआ, डिफरेंट कैरेक्टर हुआ, डिफरेंट यूज़ हुआ, तो असेंबलिंग करने को भी मैन्युफैक्चर माना जाएगा। क्लियर। कहीं आप ये ना सोचिए कि मैन्युफैक्चर करने का मतलब ये हुआ कि कोई कच्चे सामान से बनाना, तभी तो उन्होंने यहाँ पे इनपुट वर्ड मेंशन किया है कि कोई भी इनपुट लेके आते हैं, कोई भी चीज़ आप लेके आते हैं जिससे जो प्रोडक्ट बनता है, जो चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है, उसका डिफरेंट नेम हो जाता है, डिफरेंट कैरेक्टर हो जाता है, डिफरेंट यूज़ हो जाता है, तो वो भी मैन्युफैक्चर माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट,
मनी की डेफिनेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन होता है मनी की डेफिनेशन क्यों दे रखी है, क्योंकि जीएसटी कंसिडरेशन पे लगता है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ लेते हैं तो जीएसटी देना होगा। तो मनी को इन्होंने डिफाइन किया गया है, राइट, कि आप क्या क्या दे सकते हैं। जैसे मैंने कोई सामान खरीदा, उसके बदले में आपको क्या क्या दे सकता हूँ, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट होगा। मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर। इंडियन लीगल टेंडर मतलब जो नए नोट, जो करेंसी अभी चल रही है, एट प्रेजेंट फोर्स में है, उसे इंडियन लीगल टेंडर बोलते हैं। और एनी फॉरेन करेंसी, कोई फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, जैसे डॉलर, पाउंड, येन, चेक हो सकता है, कोई प्रोमिसरी नोट हो सकता है, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, बीआरबीपी, लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, मनी का पार्ट है। लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, ड्राफ्ट पे हो सकता है, जैसे आप डीडी सुना होगा, डीडी बनाते हैं, चेक, पे ऑर्डर हो सकता है, कोई ट्रैवलर चेक होता है। ट्रैवलर चेक मतलब अगर कहीं किसी कंट्री में होता है, आप घूमने जा रहे हैं तो कुछ चेक मिल जाते हैं, ट्रैवलर चेक, वहाँ आप यूज़ करके उन्हें, उनके बदले कोई सर्विसेज या गुड्स को अवेल कर सकते हैं, उन्हें ट्रैवलर चेक बोलते हैं। कोई मनी ऑर्डर हो सकता है, किसी को पैसे भेजने, पोस्टल हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस हो सकता है, कोई ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि रिकॉग्नाइज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने, व्हेन यूज एज ए कंसिडरेशन, जिसे आप कुछ के बदले कुछ समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपको अपनी ऑब्लिगेशन सेटल करनी है, कोई लाइबिलिटी को पे करना है और एक्सचेंज करना है विद इंडियन लीगल ऑफ अनदर डिनोमिनेशन, ठीक है, किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में, राइट, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू वाली करेंसी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स आए वो समझते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू क्या होता है, जैसे कईयों को पुराने सिक्के खरीदने का शौक होता है, पुराने कॉइन खरीदने का शौक होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1860 का 1 रुपीज़ का कॉइन है, उस टाइम सिल्वर के होते थे कॉइन जनरली, तो आपके पास ब्रिटिश टाइम का 1860 का एक रुपये का कॉइन है सिल्वर, तो रुपये तो उस पर एक ही लिखे हैं, पर क्या उसकी आज 1 रुपये वैल्यू होगी? नहीं, सिर्फ उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि वो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू वाली करेंसी, मतलब कोई ओल्ड करेंसी है जो अभी प्रचलन में नहीं है, जो इन्फोर्स नहीं है, पर उसकी वैल्यू डिमांड में बहुत होती है, क्योंकि कई लोगों को शौक होता है एंटिक चीज़ें कलेक्ट करने का। तो अगर आप इसको बेचने जाएंगे तो आपको जीएसटी देना होगा, क्योंकि ये अभी फोर्स में नहीं है। जो एट प्रेजेंट चल रही है ना करेंसी, जैसे अभी जो एट प्रेजेंट कॉइन चल रहे हैं, नोट चल रहे हैं, उन पे तो नहीं लगेगा जीएसटी, वो तो मनी है। पर जो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, यानी जो करेंसी बंद हो गई, जो पुराने नोट बंद हो गए, पुराने सिक्के बंद हो गए, अगर आप उन्हें सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, तो आपको जीएसटी देना होता है। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मतलब ओल्ड करेंसी जो होता है, कलेक्शन का अगर राइट शौक है आपको, तो वो जो करेंसी आप रख रहे हैं, ओल्ड करेंसी, ओल्ड नोट्स, वो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू होते हैं। अब आपको चेक तो समझ में आता ही होगा, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आता होगा, बीआरबीपी, राइट। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं आज तक कि सर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को हम डिफाइन कैसे करें। कोई अगर हमसे पूछ ले कि बीआर क्या है, तो हम कैसे बताएंगे। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर होता है, इसी का पार्ट होते हैं एक तो बीआर, बिल्स रिसीवेबल, और बीपी ऑब्वियसली, बीआरबीपी, बिल्स पेबल, और प्रॉमिसरी नोट। अभी नहीं समझने ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अब सर भी पहले तो बीआरबीपी और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब आपने कोई सर्विस दी है किसी को, या आपने कोई गुड्स दिया है किसी को, इसके बदले आप कोई बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई बिल मतलब कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट माना जाता है। जैसे समझते हैं, मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड कर रहा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टर्म्स, प्राइस है 10 लाख, और बी इज ए स्ट्रेंजर फॉर ए। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी आदमी है ए के लिए, और ये उधार लेने आया है 3 महीने का, कि मुझसे 3 महीने के लिए सामान खरीदना है, 10 लाख का सामान खरीदना चाहता है, और बी और 3 महीने बाद पेमेंट करेगा। तो मिस्टर ए बी को सामान बेचेगा? ऑब्वियसली नहीं बेचेगा। कोई अनजान आदमी है जिसको आप जानते नहीं हैं, और आप उसे उधार सामान बेच देते हैं, तो कल को अगर वो नहीं दे पैसा, तो आप किसे ब्लेम करेंगे, कहाँ भागेंगे, राइट। तो अनजान आदमी को तो कोई सामान नहीं बेचेगा। हाँ, कोई फ्रेंड हो जो उसकी गारंटी ले ले, कोई कॉमन फ्रेंड है आपका, या आप इसे जानते हैं, तब तो फिर भी उधार बेच सकते हैं विश्वास के लिए, राइट। पर अनजान आदमी को कोई उधार नहीं देना चाहता। तो फिर ऑप्शन क्या, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेल कम होगी, क्योंकि आप सबको तो नहीं जान सकते दुनिया में, राइट।
तो इसका एक तरीका निकाला गया। मिस्टर ए क्या कहेगा, ठीक है मैं बेच दूंगा, पर तुम्हें एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना होगा, ताकि कल को अगर तुम मुकर गए, तुमने देने से मना कर दिया, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकता हूँ और पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ, मेरा पैसा रिकवर कर सकता हूँ। तो मिस्टर क्या करेगा, कोर्ट डॉक्यूमेंट लाएगा। कोर्ट के देखे होंगे अपने पेपर ग्रीन कलर के होते हैं, राइट। कोर्ट स्टैम्प लगा होगा उस पर, राइट। उस पर ए लैंग्वेज ड्राफ्ट करवाएगा, सेलर लैंग्वेज ड्राफ्ट करवाएगा कि मैंने इस दिन बी को सामान बेचा और बी ने मुझे या मेरे कहने पर किसी को देने का प्रॉमिस किया। या तो ए खुद लेगा पैसे बी से, या ए कह सकता है मेरे भी आप पे किसी को दे दो पैसे, ये भी हो सकता है। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवाए, ये नोटराइज्ड होगा, अटेस्टेड होगा वकील पे, जो ठीक है विटनेस होंगे, गवाह, ये साइन करेगा और बी से एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने बी इस पे अपने साइन करेगा कि मैंने सच में ए से सामान खरीदा है। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट बनाए गए, सादे कागज़ पे नहीं होगा, कोर्ट के पेपर पे होगा, नोटराइज होगा। नोटराइज मतलब जो वकील बैठे रहते हैं कोर्ट में, लाइसेंस होल्डर, वो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये लीगल डॉक्यूमेंट है, और विटनेस साइन करता है इस पर, विटनेस साइन करता है। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, राइट। तो ये एक जो लीगल डॉक्यूमेंट है, ए के लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवर, क्योंकि इसके पास राइट आ गया पैसे लेने का। बी को पे करना है तो इसके लिए हो जाएगा बिल्स पेपर। तो ये होता है बी आर। तो बी आर को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, बी आर इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर्ड बाय सेलर, और सेलर को बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रॉवर। जो मिस्टर ए है इसे बोला जाएगा ड्रॉवर, जिसने बिल लिखा है वो ड्रॉवर। बायर है उसे बोला जाएगा ड्रॉवी, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, राइट। तो प्रिपेयर्ड बाय ड्रॉवर, ड्रॉवर प्रिपेयर करेगा, एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, इसे एक्सेप्ट करेगा ड्रॉवी। तो ये उसके लिए तो बीपी हो जाएगा जो एक्सेप्ट करेगा बिल्स पेपर, और ए के लिए हो जाएगा बी आर, क्योंकि इसके पास राइट आ गया पैसा कलेक्ट करने का, राइट। अब मान लो ए कहता है बी को ड्यू डेट पे कि मुझे ना देके सी को देना पैसा, राइट। तो सी को दिया जाएगा पैसा। अब तो सी को क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट। लॉ की लैंग्वेज में इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ सर, जब आप अपना पैसा लेने का राइट किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को लॉ में इंडोर्समेंट बोलते हैं, कि आपने इंडोर्स कर दिया अपना राइट। क्योंकि राइट तो ए के पास में था, पैसा लेने का अधिकार तो ए के पास में था, पर अब इसने अपना राइट सी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस प्रोसेस को लॉ में इंडोर्समेंट बोलते हैं। ये तो वर्ड हो गया। और मिस्टर सी को बोला जाएगा इंडोर सी, जिससे पैसा मिलेगा ए के बिहाफ पे, तो इसे बोलेंगे इंडोर सी, राइट। क्योंकि ए ने लैंग्वेज ये तो लिखवाई थी, या तो मेरे कहने पे मुझे दोगे या मेरे बिहाफ पे किसी और को दोगे, तो जो थर्ड पार्टी होगा उसे बोलेंगे इंडोर सी। क्लियर। तो बिल बी आर बी पी में आप पढ़ चुके हैं, 3 पार्टी हो सकती हैं। बी आर बी पी एज अ लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक साइन डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट के स्टैम्प पेपर पे तैयार होता है। अगर कल को सामने वाली पार्टी नहीं मना करती है पैसे देने से, तो आप वो एविडेंस दिखा के कोर्ट में उस पर सूट फाइल कर सकते हैं। एक तो होता है ड्रॉवर, जो बिल तैयार करता है, सेलर को ड्रॉवर कहा जाता है। एक होता है ड्रॉवी, जो एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ मैं उधार सामान खरीद रहा हूँ, बायर। और एक होगा इंडोर्सी। क्लियर। अब मान लो इसमें ये लैंग्वेज नहीं लिखा था कि मेरे भी यहाँ पे किसी देना है, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता कि ड्यू डेट को ये पैसा मुझे ही दिया जाएगा और किसी को नहीं दे सकते। तो फिर इसमें 2 ही पार्टी होती, फिर तो ए और बी 2 ही हैं। तो ये प्रोमिजरी नोट होता। प्रोमिजरी नोट में 2 ही पार्टी होती, तो प्रोमिजर और एक प्रोमिजी। प्रोमिजर मतलब जो प्रॉमिस दे रहा है, प्रोमिजी मतलब जो वचन ले रहा है। तो वचन पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, वचन पत्र। तो इसमें 2 ही पार्टी हो सकती है प्रोमिजरी नोट में, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा होता है जिससे आप पेमेंट करेंगे। तो आई होप आपको इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, कोई टेक्निकल वर्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है समझ लें। जैसे मिस्टर ए यूएसए में रहता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मिस्टर बी इंडिया में रहता है, राइट। एक ये इंडिया में रहता है। अब मिस्टर ए से कोई सामान खरीदना चाहता है, मिस्टर बी इंडिया में खरीदना चाहता है, पर ये उधार लेना चाहता है, 4 मंथ का क्रेडिट पे लेना चाहता है। तो मिस्टर ए तो जानता ही नहीं है मिस्टर बी को, राइट। ये तो सेलर और अमेरिका में रहता है, तो उधार तो नहीं बेचेगा। अगर बेच भी देगा, कल को पैसा नहीं रिकवर हुआ तो इंडिया थोड़ी आएगा आपसे लड़ने, राइट। आने जाने में इसका पैसा वसूल हो जाएगा। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान बेचते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। विद इन कंट्री तो आ ही सकती है, जिसके लिए आपने देख लिया कि बी आर बी पी आप बना सकते हैं। तो एक रास्ता निकाला गया। मिस्टर ए बोलेगा कि ऐसा करो, जिस आप अपने इंडिया में जो बैंक है आरबीआई से ऑथराइज जो बैंक है, कोई भी बैंक, जनरली बी का जिस बैंक में अकाउंट होगा ये वहीं जाएगा, उस बैंक को बोलो। मान लो एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है बी का,
ठीक। तो बी HDFC बैंक जाएगा, एक लेटर तैयार करके देगा बैंक बी के बिहाफ पर मिस्टर ए को। बैंक देगा बी के बिहाफ पर मिस्टर ए को कि हम गारंटी देते हैं कि कल को अगर बी पैसा नहीं दे पाएगा तो हम दे देंगे। तो इस लेटर को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लियर? यानी बैंक अपने जो कस्टमर की है गारंटी दे रहा है किसी थर्ड पार्टी को कि कल को अगर वो पार्टी पैसा नहीं दे पाती है तो हम आपका पैसा दे देंगे। तो इसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। और इसको भी आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मनी का ही पार्ट है, क्योंकि इसके भी आप कल कोई मना कर दे भी तो मिस्टर ए इसके बैंक को कह सकता है कि आपने लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे दिया था, इसके बदले मुझे पैसा दिए। और बैंक कभी झूठ नहीं बोलेगा, वरना बैंक पे विश्वास कौन करेगा, राइट? अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर बैंक भी मना कर दे देने से, तो नहीं, 99.99% बैंक कभी मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक होते ही मीडिएटर है। ऑब्वियसली वो BCS के लिए अच्छा खासा कमीशन चार्ज करेगा, फ्री में तो देगा नहीं गारंटी, तो बैंक कभी मना नहीं करेगा। हाँ, बैंक पहले तो इसको पैसे दे देगा और बाद में बैंक अपने बिहाफ पर सूट फाइल करेगा बी के लिए अगर वो पैसा नहीं देता है तो बैंक को, राइट? तो वो तो इंडिया में ही है दोनों, ये तो इंडिया में है, तो इंडियन कोर्ट में इजीली जा सकते हैं। पर उसके लिए प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने एक लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करवाया। तो लेटर ऑफ क्रेडिट समझ आ गया होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जो कस्टमर है जो क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहा है, वो अपने बैंक से एक लेटर लिख के देगा। क्रेडिट मतलब अपने कैरेक्टर को सर्टिफाई कराएगा, गुडविल को, अपनी ऑथेंटिसिटी को, कि क्रेडिट मतलब अपनी क्रेडिट वर्दीनेस, पेइंग कैपेसिटी को सर्टिफाई कराने के लिए वो एक लेटर देगा सेलर को कि अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो मेरे भी यहाँ पे मेरा बैंक देगा। तो इस डॉक्यूमेंट को लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं और ये मनी में कन्वर्ट हो जाता है, सेम मनी का पार्ट है। और कोई टेक्निकल वर्ड है जो आपको समझ में? ड्राफ्ट तो आप समझते हैं, डीडी और चेक तो देखने में एक जैसे होता है, आप चेक भी दे सकते हैं किसी को, डीडी डिमांड ड्राफ्ट दोनों एक जैसे होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि चेक में आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप किसी को दे सकते हैं। देते समय ज़रूरी थोड़ी आपके अकाउंट में पैसे हो, मान लो मैं किसी को 10 लाख का चेक दे रहा हूँ, मेरे अकाउंट में है ही नहीं पैसे, तो दे तो सकता हूँ, पर जब ड्यू डेट आई से 1 महीने का चेक मैंने दिया तो 1 महीने बाद मेरे अकाउंट में 10 लाख होने चाहिए। अगर वो बंदा लगा देता है चेक मेरे बैंक में, अपने बैंक में, तो वो बाउंस हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा अगर बैलेंस नहीं है तो, और फिर चार्जेस लगेंगे। तो चेक बाउंस हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, मतलब अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा, मनी में कन्वर्ट नहीं होगा। पर डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, अगर मुझे डीडी बनवाना है तो पहले मुझे पैसे देने होंगे बैंक को, जैसे मुझे 2 लाख का डीडी बनवाना है। जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो डीडी लेते हैं। फिर मैं 2 लाख रुपए दूंगा बैंक को, फिर बैंक मुझे एक बना के देगा डीडी, चेक जैसा ही होता है देखने में, उसमें नाम लिख देगा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये पैसा कलेक्ट कर सकता है अपने बैंक में लगा के ये डीडी को। तो डीडी कभी बाउंस नहीं हो सकता, इसका डिसऑनर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आपको पैसे देने होते हैं, उसके बाद ही डीडी बनेगा। और चेक क्या हो सकता है, बाउंस हो सकता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो डिसऑनर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो ज़्यादा सेफ होता है डीडी लेना, किसी से अगर आप कोई सर्विस दें तो डीडी लेना सेफ होता है, क्योंकि उसमें आपको बाउंस होने की चक्कर नहीं, उसमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? पे ऑर्डर तो समझते हैं, ट्रैवलर चेक बता ही दिया। मनी ऑर्डर कि आप मनी भेज सकते हैं किसी को, पोस्टल भी कर सकते हैं और ऑनलाइन तो भेज ही सकते हैं। तो ये है मनी की डेफिनेशन। इजी अगर समराइज करें, मनी मीन्स जो करंट मनी फोर्स में चल रही है, जिस करंट मनी का होता है ये जो कॉइन सिक्के हैं आपके पास में वो, प्लस ऐसा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मनी का ही पार्ट है, जैसे BRBP, प्रोमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, डीडी, ट्रैवलर चेक एक्सेट्रा। पर जो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू होती है, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू में जो पुराने सिक्के हैं, पुराने कॉइन है, उन्हें रखने का शौक है आपको, तो उसे अगर आप देंगे किसी को तो उस पर तो GST लगेगा, मनी पे तो नहीं लगेगा कोई भी GST। मनी जो अभी करंट में चल रही है, जैसे मेरे पास 100 रुपये का नोट है और आपके पास भी 100 रुपये का नोट है, आपके पास एक नंबर है, ठीक है, मेरा 5 लास्ट में नोट का लास्ट 5 नंबर है, तो मेरा लकी नंबर है, तो मैं कहता हूँ यार मेरे को दे दे 100 रुपये, मैं तेरे को 100 रुपये देता हूँ। तो हमने मनी का सप्लाई किया, आपने भी 100 रुपये दिए, मैंने 100 रुपये दिए, पर इस पर GST नहीं लगेगा, क्योंकि तो मनी है ना, करंट मनी अगर आप किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस पर कोई GST नहीं है। पर हाँ, पुराने सिक्के सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आपको GST देना होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है वो गुड्स और सर्विस, गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है, जब जैसे GST बना तो गवर्नमेंट लिस्ट बनाई कि इंडियन गुड्स में, इंडियन सर्विसेज पे GST लगेगा। तो ऐसा कोई भी गुड्स और सर्विस जो GST के लिए लायबल है, जिन पे GST आपको देना है, उनको GST में टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो कोई गुड्स की सप्लाई की है आपने, या कोई सर्विस की सप्लाई की है, और बोथ या दोनों की है, विच इज़ लेविएबल, लेविएबल मतलब चार्जेबल टू टैक्स, जिस पर टैक्स लगेगा अंडर दिस एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 108। टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब जहाँ पे GST देना होगा, इंडियन GST जहाँ पे देना होगा, तो इंडियन GST इंडिया में लगेगा, तो इंडिया को GST में बोलते हैं टैक्सेबल टेरिटरी।
ठीक है। टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स टेरिटरी मतलब एरिया, मीन्स द टेरिटरी वो एरिया टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 109, जहाँ पे आपको जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो ऑब्वियसली हम इंडियन जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन जीएसटी जो है वो इंडिया में अप्लाई होगा। तो इंडिया को जीएसटी में बोलते हैं टैक्सेबल टेरिटरी, वो जीएसटी के प्रोविजन इंडिया में ही अप्लाई होंगे क्योंकि आप इंडियन जीएसटी पढ़ रहे हैं। अब ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, अदर देन इंडिया, इंडिया के बाहर थोड़ी लगेगा इंडियन जीएसटी। आप दुबई में, अमेरिका में थोड़ी चार्ज कर सकते हैं इंडियन जीएसटी, राइट, वहाँ अलग कानून होगा। तो उन्हें नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं, जो इंडिया के बाहर की कंट्रीज बच गई। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स एरिया, मीन्स द टेरिटरी वो एरिया विच इज़ आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, इंडिया, तो इंडिया के बाहर का जो भी एरिया बच गया उसे हम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बोलेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 79। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप बहुत डीप में पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो सब्जेक्ट आपको जल्दी समझ में आता है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है यहाँ तक, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।